हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिएशन ज्ञात उद्भव। स्पेसिएशन थोड़ा टॉपिक क्रिटिकल है, लेकिन इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, उत्पन्न लक्षण, उपार्जित एक्वायर्ड, जैसे कलेक्शन ऑफ स्मॉल कैरेक्टर्स इनहेरिटेड एंड गोज टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, आल्सो नोन एज द एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। चलते हैं, जैसे आप लोग इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में ब्रिंगों का उदाहरण पढ़े थे। नेचुरल सिलेक्शन में रेड कलर के ब्रिंग को कौवे खाए, जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। हरे कलर के ब्रिंग उस पत्तियों में छिपे रहे, नीले कलर और ब्रिंगों को खाते हुए रौदा। जबकि झाड़ियों में रोग लगने के कारण ब्रिंगों को खाने के लिए पत्तियों की कमी पड़ी, जिससे उनको पोषण की कमी के कारण उनके भार में कमी आई। और जैसे जैसे झाड़ियों की पत्तियां विकसित हुई, उनके पोषण में वृद्धि हुई और भार में भी वृद्धि हुई। इसी के उदाहरण के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं भूखमरी के कारण ब्रिंगों के भार में कमी। जो भूखमरी हुई ब्रिंग बेटल्स, तो उनके भार में कमी हुई, क्योंकि झाड़ियों में रोग लगने के कारण पत्तियों की संख्या कम होती गई। और इस भार में कमी से दैहिक कोशिकाओं में परिवर्तन हुए। दैहिक कोशिकाओं में तो परिवर्तन हुए कि उसके वेट लॉस हो गए, भार में कमी हो गई, लेकिन लैंगिक कोशिकाओं जो है लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकती। ये भार में कमी होने का जो लक्षण है, केवल सोमैटिक कोशिकाओं में परिवर्तन हुआ। ये लैंगिक कोशिकाओं, जनिक कोशिकाओं, जर्मप्लाज्म अर्थात डीएनए में नहीं जा सकता, अर्थात वेट लॉस नॉट इवोल्यूशन। वेट लॉस भार के कमी होने से विकास नहीं होगा। भार में कमी होना या कमी हुआ तो इससे विकास नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। और भार कम होने का लक्षण आनुवंशिक नहीं होगा। क्यों? कि भार कम होने का लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंचेगा नहीं। अर्थात वेट लॉस इज नॉट इवोल्यूशन नोन एज इवोल्यूशन, बिकॉज द वेट लॉस कैरेक्टर नॉट कम टू one generation to other generation are inherited। भार में कमी होने से इवोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेट लॉस है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण नहीं पहुंचते, अर्थात इनहेरिटेड नहीं होते, आनुवंशिक नहीं होते। दूसरा है, किसी व्यक्ति के जीवन काल में, कोई भी व्यक्ति है उसके लाइफ स्पान में जो कलेक्टेड थॉट्स हैं, अर्जित अनुभव हैं, डू नॉट चेंज इन डीएनए ऑफ सेक्स सेल। ये डू नॉट चेंज, ये परिवर्तित नहीं कर सकते लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को। डीएनए ऑफ सेक्स सेल, लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को ये परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल के जो अनुभव हैं, अर्जित एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं, ये डू नॉट चेंज द डीएनए ऑफ सेक्स सेल, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं ला सकते। क्यों? ये अनुभव जो ओनली सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं, जबकि चेंज इन डीएनए जो है जर्मप्लाज्म में परिवर्तन है, जनिक कोशिकाओं में परिवर्तन है, अर्थात ये भी जैव विकास नहीं कर सकते। इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कर सकते। जैसे आगे के क्रम में देखा जाए, पूंछ वाले चूहे अगली पीढ़ी में, जैसे पूंछ वाले चूहे हैं तो उनकी अगली जनरेशन में पूंछ वाले चूहे उत्पन्न होंगे, बिना पूंछ वाले चूहे उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि पूंछ जो है टेल का पाया जाना उसके जर्मप्लाज्म में निहित है, वो लक्षण जर्मप्लाज्म में है। तो जर्मप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में पूंछ वाले चूहे होंगे। यदि पूंछ काट दे तो
यदि चूहों की पूंछ काटते रहें तो ये अगली पीढ़ी में पूंछ कटी चूहे उत्पन्न नहीं होते, बिना पूंछ वाले चूहे नहीं उत्पन्न होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि पूंछ का काटना चेंजेस इन सोमैटोप्लाज्म दही कोशिकाओं में जो है ये होने वाला परिवर्तन है, एक्सटर्नल चेंज है। यह जो है जर्मप्लाज्म में परिवर्तन नहीं है, और जब तक जर्मप्लाज्म में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये अगली पीढ़ी में इनहेरिटेड नहीं होगा, अर्थात पूंछ कटी चूहे उत्पन्न नहीं होंगे। तो अगली पीढ़ी में बिना पूंछ के चूहे नहीं उत्पन्न होंगे, अर्थात पूंछ वाले चूहे उत्पन्न होंगे। अर्थात सोमैटिक सेल में होने वाले परिवर्तन, सोमैटोप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन में चेंजेज नहीं लाते, डू नॉट इफेक्ट इन सोमैटोप्लाज्म। सोमैटिक सेल जर्मप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन नहीं कर सकते, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। सो वी नो दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट नॉलेज, ये ज्ञात होता है कि हेरिडिटी इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन, कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी इज नेसेसरी, आनुवंशिकता नेसेसरी आवश्यक है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन, जो है जैव विकास की समझ के लिए आनुवंशिकता क्या है बच्चों? आवश्यक है। तो ये उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण अर्थात जैव विकास में आनुवंशिकता का अहम रोल है। बगैर आनुवंशिकता के जैव विकास की समझ नहीं हो सकती, जिससे साबित होता है कि जर्मप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन ही जो है इवोल्यूशन काज करते हैं, सोमैटोप्लाज्म में होने वाले परिवर्तन इवोल्यूशन नहीं काज करते। अब आगे बच्चों स्पेसिएशन, जाति उद्भव क्या है? स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं, चेंज द स्पेशल स्पेसिफिक कम्युनिटी कैरेक्टर, ये परिवर्तित कर देते हैं विशिष्ट जाति कम्युनिटी लक्षणों को, जाति की कम्युनिटी लक्षणों को ये परिवर्तित कर देते हैं। बट डू नॉट फॉर न्यू स्पीसीज आर स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज आर स्पेसिएशन, लेकिन नई जातियों का विकास नहीं बनती, नई जातियां नहीं बनती और स्पेसियन जाति उद्भव नहीं होता। दूसरा एस्पेक्ट है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज मीन्स नई जातियों के उत्पन्न होने का अर्थ ये है, जैसे आपको टू बिटेल ग्रुप, दो भृंगों के समूह डिवाइड हो गए टू डिफरेंट कम्युनिटी, दो भिन्न भिन्न कम्युनिटी में, समूहों में, एंड अनेबल टू रिप्रोड्यूस टू ईच अदर, और ये जनन करने में असक्षम है एक दूसरे, एक दोनों क्या है, जनन करने में क्या हो, असक्षम हो, इसका ये अर्थ है स्पेसिएशन का। अगला है चेंज इन डीएनए, यदि डीएनए में परिवर्तन हो, लाइक चेंजेज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे बच्चों डीएनए में परिवर्तन हो, इसका अर्थ है कि डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, तब टू मेंबर ऑफ कम्युनिटी अनेबल द गैमीट फ्यूजन, और टू मेंबर ऑफ कम्युनिटी के टू मेंबर, दो सदस्य जो है अनेबल हैं गैमीट फ्यूजन, दो सदस्यों के युग्मक क्या हैं, अनेबल हैं, अयोग्य हैं फॉर गैमीट फ्यूजन, युग्मक संलयन के लिए क्या है, अनेबल। रिजल्टेंट बच्चों ऑफ बिटेल ग्रीन कलर जो है, भृंगों का हरा समूह जो है, यह प्रथम स्थान पर तो समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रथम स्थान पर हरी झाड़ियां हैं जिसमें वो छिप जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर ये इसका नेचुरल सिलेक्शन होता है और ये समाप्त होता है, अर्थात यहाँ भी स्पेसिएशन जाति उद्भव नहीं हुआ। यदि 100 परागित पुष्पों के फलस्वरूप ये संग्रह है, तो वो 100 परागित पुष्पों के जो लक्षण हैं ये डीएनए में नहीं परिवर्तित होते और स्पेसिएशन नहीं होता। तो ये जाति उद्भव के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ें जाने हैं। इस तरह से बच्चों 100 परागित स्पीसीज में अन्य जीवों के जो नए जीन समिष्ट नहीं आ पाते हैं, अर्थात आने वाली पीढ़ी में नए संगठन नहीं हो पाते हैं। आने वाली पीढ़ियों में क्या, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए संगठन नहीं हो सकते,
क्योंकि अधिक विभिन्नताएं, एक्सेस वेरिएशन नहीं काज हुए, अधिक विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न हो पाती हैं। ऐसे पौधों में विभिन्नता केवल जो होती है, वेरिएशन केवल डीएनए की प्रति में, डीएनए के सेगमेंट में त्रुटि के कारण डीएनए में परिवर्तन आने से उसकी संभावना कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज पौधों के जात उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता। भौगोलिक पृथक्करण जो है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज प्लांट में स्पेसिएशन का मुख्य कारण नहीं हो सकता। इसी क्रम में बच्चों हम कह सकते हैं कि भौगोलिक पृथक्करण जो है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसेड एनिमल में स्पेसिएशन का कारण नहीं हो सकता। क्यों? कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसेड लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में के जीवों में जो होता है, परस्पर बहुत कम अंतर होता है और समानताएं बहुत अधिक होती हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसेड एनिमल्स में, जो थोड़ी बहुत विविधता रखता है और डीएनए प्रतिकृति में के समय न्यून त्रुटि के कारण होती है। ये नई जो वेरिएशंस हैं इतनी प्रमुख नहीं होती जिसके कारण किसी में नई जात का उद्भव हो सके, स्पेसिएशन हो सके। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग जो है उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर और जात उद्भव स्पेसिएशन के बारे में पढ़ें। तो हम लोग ये उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर और जात उद्भव, ये स्पेसिएशन के बारे में पढ़ें। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, समझें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।